कुमार कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10 के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है संक्षारण क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। संक्षारण की परिभाषा आप लोग जानते ही होंगे कि जब कोई वस्तु या धातु आर्द्रता, नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उसका धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से लोहे पर जंग लग जाती है, चांदी काली पड़ जाती है तथा तांबे पर हरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। संक्षारण से बचाने के उपाय की बात करें तो पहला उपाय है तेल या ग्रीस लगाकर हम धातु को संक्षारण होने से बचा सकते हैं। अगला पॉइंट है गैल्वेनीकरण या एसिड लेपन द्वारा। जब हम किसी धातु पर जिंक की परत चढ़ाते हैं तो उसे एसिड लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगली विधि विद्युत लेपन के द्वारा हम धातु को संक्षारण होने से बचा सकते हैं। अगला कलई करके या कलर करके हम धातु को संक्षारण होने से बचा सकते हैं। अगला उपाय है इस्पात में बदलकर हम किसी धातु में कोई मिश्र धातु मिलाकर उसको लंबे समय तक उपयोग में ला सकते हैं और उसे संक्षारण से बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। तो ऐसी रासायनिक श्रेणी जिसके रासायनिक गुण समान हो तथा समान क्रियात्मक समूह लगे हों तो उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो CH4 C2H4 C3H8 C4H10 यह सभी एल्केन समूह के तत्व हैं, अर्थात यह एक सजातीय श्रेणी है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्रियता श्रेणी अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं। तो धातुओं को क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में धातुओं को निम्नलिखित प्रकार से हम संयोजित करते हैं, जिसमें लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इस प्रकार हम धातु को व्यवस्थित करते हैं। इसमें जो धातुएं ऊपर स्थित होती हैं वह अधिक क्रियाशील होती हैं और जो धातुएं नीचे स्थित होती हैं वह ऊपर वाली धातुओं से कम क्रियाशील होती हैं। अगला क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया उदाहरण द्वारा समझाइए। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों हो तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuO प्लस H2 तीन लगाएंगे तो Cu प्लस H2O बनता है, जिसमें CuO का यहाँ पर अपचयन हो गया है और H2O इसका ऑक्सीकरण हो गया है। तो इसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं, इसलिए यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नीचे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है, जिसमें सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनता है, जिसमें यह एक अवक्षेप बनता है, सफेद अवक्षेप जो नीचे बैठ जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि व उपयोग लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रयोगशाला में हम किस प्रकार बनाते हैं। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जिस प्रकार आप रिएक्शन देख रहे होंगे CuSO4 प्लस 2H2O इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस और साथ में जल बनता है। इसके उपयोग की बात करें तो इसके उपयोग निम्नलिखित है। नंबर 1 उपयोग, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, प्लास्टर चढ़ाने में। और दूसरा उपयोग की बात करें तो सजावटी सामान जैसे मूर्तियां, खिलौने आदि के निर्माण में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
निस्तापन तथा भाजन में अंतर लिखिए। तो हम आपको निस्तापन की परिभाषा अच्छे से समझा दे रहे हैं और भाजन की परिभाषा अच्छे से समझा दे रहे हैं, फिर आप निस्तापन तथा भाजन में अच्छे से आप अंतर लिख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। भाजन, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक बिंदु से निम्न ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भाजन कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो Zn जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जिंक ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इस अभिक्रिया को भाजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करें तो निस्तापन, कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करने से ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रम को निस्तापन कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो जिंक कार्बोनेट को गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और यह एक निस्तापन अभिक्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दहन अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण से समझाइए। तो कार्बन को वायु के साथ जलाने पर या दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस अभिक्रिया में प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को दहन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में प्रकाश, साथ में ऊष्मा उत्पन्न करता है, इसलिए इस अभिक्रिया को दहन अभिक्रिया कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो बे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है या हमें प्राप्त होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो C+O2 बराबर CO2 और 94 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इस अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, अर्थात हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे N2O2 से क्रिया करके 2NO प्राप्त होता है और साथ में हमें 45 किलो कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ती है, इसलिए इस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। चलो इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। सूक्ष्म बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। रिएक्शन की बात करें तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस डालने पर COCl2 प्लस H2O प्राप्त होता है, इसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग की बात करें तो इसके उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला उपयोग है पेयजल को शोधन या जीवाणुनाशक के रूप में, दूसरा उपयोग है क्लोरोफॉर्म के निर्माण में और तीसरा उपयोग है चीनी को सफेद करने हेतु आदि में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साबुन के निर्मलन की अभिक्रिया या मिसेल का निर्माण क्या है, चित्र द्वारा समझाइए। तो इस चित्र में आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे, इसमें मिसेल का निर्माण हुआ है। चलो थ्योरी पढ़ लेते हैं। सामान्य मैल तेलीय प्रकृति के होते हैं। जब हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हम साबुन के घोल में जल और साबुन को अच्छे से घोल लेते हैं और कपड़े डालते हैं, तो साबुन के दो अणु से मिलकर बना होता है, जिसका एक भाग जल विरागी तथा दूसरा भाग जल स्नेही होता है। जल विरागी भाग जल में नहीं घुलता है तथा जल स्नेही भाग जल में घुल जाता है और दोनों मिलकर एक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे मिसेल कहते हैं। मिसेल संरचना में मैल चिपक जाता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं, इसे साबुन के निर्मलन की अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दैनिक जीवन में पीएच मान के उपयोग। दैनिक जीवन में पीएच मान के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। हमारा शरीर 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। नंबर दूसरा पॉइंट, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होने जाने पर अम्लीय अवस्था कहते हैं, और जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाने पर दांत का क्षरण होने लगता है, जिसे हम दंत क्षरण की संज्ञा देते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है जब कभी पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो हम क्षार का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमने केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लिया है। अब हम फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है परावर्तन के नियम को चित्र द्वारा समझाइए। तो परावर्तन का नियम पहले समझ सकते हैं अपन लोग। जब कोई प्रकाश की किरण किसी पोलसदार या चिकनी सतह से टकराती है तो
तो उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन जब कोई प्रकाश किरण इस पोलदार सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जो प्रकाश की किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जो प्रकाश की किरण टकरा कर वापस चली जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और बीच में एक अभिलंब होता है, और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसे आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसे परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को हम R से प्रदर्शित करते हैं। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। द्वितीय नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, डॉक्टर द्वारा आंख, नाक, कान, गले की आंतरिक अंगों की जांच करने में। नंबर 2, वाहनों की हेडलाइट में। नंबर 3, सौर भट्टी में प्रकाश को केंद्रित करने में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर है, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है तथा इसमें वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, स्पष्ट दिखाई देता है और सीधा दिखाई देता है। इसलिए हम वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन के नियम को चित्र द्वारा समझाइए। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि आपतन किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा नियम है जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। निश्चित माध्यम के लिए, निश्चित प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया sin I तथा अपवर्तन कोण की जया sin R का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष क्या है। किरण आरेख द्वारा समझाइए। ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। और इस दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। और किरण आरेख की बात करें तो आप इसमें इस चित्र के माध्यम से किरण आरेख अपनी कॉपी में बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष क्या है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो एक ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं और आप पेपर में इस तरीके से डायग्राम बनाकर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख की समंजन क्षमता का क्या अर्थ है। तो नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। और नेत्र की समंजन क्षमता सिलियरी मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की क्रिया चित्र द्वारा समझाइए। तो आप इस चित्र में अच्छी भली भांति समझ सकते हैं। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर डाली जाती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इसे हम परिविक्षेपण कहते हैं और यह रंग निम्नलिखित है। सबसे पहले हम इन रंगों को ऊपर से लिखना प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें लाल रंग पहले, दूसरे पर नारंगी, तीसरे पर पीला, चौथे पर हरा और पांचवें पर नीला, छठवें पर जामुनी और सातवें नंबर पर बैंगनी रंग प्राप्त होता है। अगर नीचे से बात करेंगे तो हमें बैंगनी रंग पहले प्राप्त होगा, उसके बाद जामुनी रंग प्राप्त होगा, फिर नीला रंग प्राप्त होगा, फिर हरा रंग प्राप्त होगा, फिर
पीला रंग प्राप्त होगा, फिर नारंगी रंग प्राप्त होगा, फिर लाल रंग प्राप्त होगा। इन रंगों का क्रम आपको विबग्योर शब्द से ध्यान रखना है। VIBGYOUR इस शब्द से हम सभी 7 रंगों को अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। और एक बात आपको जरूर ध्यान रखना है, इन रंगों के समूह को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और एक अति महत्वपूर्ण, पेपर में यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है तथा बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है। और एक क्वेश्चन और आता है पेपर में, किस रंग का विचलन अधिकतम होता है और किस रंग का विचलन कम होता है। तो आपको यह बात अवश्य ध्यान रखनी है कि लाल रंग का विचलन बहुत कम तथा बैंगनी रंग का विचलन बहुत अधिक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है, इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए तथा यह भी बताइए कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के अनुपाती होता है। अर्थात हम V के मान को बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाता है और विद्युत धारा के मान को बढ़ाएंगे तो V का मान भी बढ़ जाता है। ओम के नियम के सत्यापन की बात करें तो इस परिपथ में हम उपकरणों को निम्नलिखित अनुसार जोड़ते हैं। सबसे पहले बैटरी, कुंजी, एमीटर, वोल्टमीटर, प्रतिरोध, धारा नियंत्रक आदि हम चित्रानुसार जोड़ते हैं। इस परिभाषा में भी लिखा है, इस नियम के अनुसार बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध, वोल्टमीटर, एमीटर आदि उपकरण को परिपथ में जोड़ते हैं और वोल्टमीटर के द्वारा हम परिपथ में वोल्टेज को मापते हैं तथा एमीटर के द्वारा हम परिपथ में विद्युत धारा को मापते हैं। कुंजी को चालू करते हैं तथा धारा नियंत्रक द्वारा धारा के मान को घटाते तथा बढ़ाते हैं और वोल्टमीटर द्वारा तथा एमीटर द्वारा पुनः हम विद्युत धारा के मान को पढ़ लेते हैं। और इस प्रकार ओम के नियम का सत्यापन होता है। चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, चालक की लंबाई पर, चालक के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर तथा चालक के ताप पर। और एक पेपर में यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित किन बातों पर निर्भर नहीं करता है, तो चालक का प्रतिरोध चालक के आकार पर कभी भी निर्भर नहीं करता है। और पेपर में ओम के नियम का ग्राफ आता है, तो आप इस प्रकार ओम के नियम का ग्राफ बना सकते हैं जिसमें x अक्ष पर विभवांतर को तथा y अक्ष पर विद्युत धारा को प्रदर्शित करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। तो यह भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इस प्रकार की एक चुम्बक बनाएंगे। चुम्बक में 2 ध्रुव होते हैं, एक N ध्रुव होता है, एक S ध्रुव होता है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित हैं। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं बंधवक्र बनाती हैं। 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि यह काटेंगी तो 2 दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझने वाले हैं बायो के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। तो आपको पेपर में इस प्रकार का डायग्राम बना देना है और लिख देना है, पेड़ पौधों की पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य गैसों का आदान प्रदान करना होता है तथा बाष्पोत्सर्जन में मदद करना होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत क्षरण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो पहले आपको लिखना है, मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है। दांतों में 2 परतें पाई जाती हैं। इसके बाहरी परत को एनिमल कहते हैं तथा आंतरिक परत को डेंटाइन कहते हैं। और जब हमारे मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो एनिमल परत का धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, जिसे हम दंत क्षरण कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचक एंजाइम के कार्य लिखिए। तो पाचक एंजाइम आप लोगों को पता ही होगा, जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलते हैं। पाचन के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, जिसे हम पाचक एंजाइम कहते हैं। पाचक एंजाइम के निम्नलिखित कार्य हैं, जैसे एमाइलेज। एमाइलेज हमेशा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है
दूसरे एंजाइम की बात करें तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन, यह प्रोटीन का पाचन करता है। अगले एंजाइम की बात करें तो लाइपेज, यह लाइपेज वसा का पाचन करता है। अगले एंजाइम की बात करें तो रेनिन, यह दूध का पाचन करता है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण किसे कहते हैं? स्वपोषी पोषण व परपोषी पोषण का उपयुक्त उदाहरण से समझाइए। तो आपको जैसा पता होगा, पोषण की परिभाषा स्वस्थ एवं विकास के लिए खाद्य पदार्थों से पोषक तत्व की प्राप्ति को पोषण कहते हैं। और पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण वे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी जीव जंतु कहलाते हैं तथा इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, और कुछ हरे शैवाल भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगली परिभाषा की बात करें तो परपोषी पोषण वे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, परपोषी जीव जंतु कहलाते हैं तथा इस प्रकार के पोषण को परपोषी पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, जानवर, पक्षी, कवक, प्रोटोजोआ, अमीबा आदि परपोषी के उदाहरण हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पोषण की प्रक्रिया को समझाइए। यह क्वेश्चन आप हल करें अच्छे से। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसी प्रकार संबंधित यह भी क्वेश्चन है, पाचन क्रिया से आप क्या समझते हैं? मानव में पाचन क्रिया का सचित्र वर्णन करें। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया 5 चरणों में संपन्न होती है, जिससे पहली भोजन का अंतःग्रहण, भोजन का पाचन, अपशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, जिसमें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं भोजन का अंतःग्रहण। सर्वप्रथम मनुष्य भोजन को मुख में रखता है और फिर भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। पाचन में भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में विघटित करना होता है और अपशोषण में भोजन को सरल विघटित अणुओं को विभिन्न शरीर के अंगों तक पहुंचाना तथा उनका खाद्य पदार्थ का अपशोषण करना, और अपशोषण छोटी आंत में होता है। स्वांगीकरण की बात करें तो भोजन के सरल विघटित अणुओं को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है। इस क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं और स्वांगीकरण बड़ी आंत में होता है और वहां पर जल का पूर्णतः अपशोषण हो जाता है। और अगली नेक्स्ट हेडिंग की बात करें तो बहिक्षेपण, बहिक्षेपण शरीर से अपशिष्ट तथा अपचित भोज्य पदार्थ को बाहर निकालना बहिक्षेपण कहलाता है। अगर क्रिया विधि की बात करें तो सर्वप्रथम मनुष्य भोजन को मुख में रखता है, मुंह में उपस्थित दांतों की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है। जीभ भोजन में लार मिलाने का कार्य करती है और अब यह भोजन ग्रसनी तथा ग्रसका से होता हुआ आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय में भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है और यह भोजन ग्रहणी से होता हुआ छोटी आंत में प्रवेश करता है। यकृत से यकृत रस निकलता है और अग्न्याशय से अग्न्याशय रस निकलता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है, यह बड़ी आंत में भेज दिया जाता है जहां पर जल का पूर्णतः अपशोषण हो जाता है। अपशिष्ट पदार्थ मलाशय में एकत्रित होता रहता है और जिसे हम समय समय पर बाहर निकाल देते हैं और इस प्रकार मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल तथा खनिज लवणों के स्थानांतरण या परिवहन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। यह दूसरे प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रकाश संश्लेषण पर विवरण दीजिए। तो हम इसका विवरण पढ़ते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके लिए उन्हें जल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, क्लोरोफिल आदि की आवश्यकता होती है। और कार्यविधि में अगर हम पढ़ेंगे तो क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करता है तथा रासायनिक अभिक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में तथा जल छोटे छोटे अणुओं में विभक्त हो जाता है और तथा इस प्रकार पत्ती में भोजन का निर्माण हो जाता है, जिसे जाइलम फ्लोएम ऊतक के द्वारा पेड़ पौधों की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। जिसमें जाइलम का प्रमुख कार्य पेड़ पौधों में खनिज लवण तथा जल का परिवहन करना होता है। और फ्लोएम के कार्य की बात करें तो यह पेड़ पौधों की पत्ती में बने भोजन का परिवहन करता है या स्थानांतरण करता है। फिर आपको इस प्रकार एक रिएक्शन लिख देनी है। यह रिएक्शन अति महत्वपूर्ण है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल से ग्लूकोज और
ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। और ऐसी लाइन नीचे लिख दी है। इस प्रकार पेड़ पौधों में भोजन का निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप स्वयं हल करें, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन करें। वृक्क में वृक्काणु की संरचना का वर्णन करें, यह कैसे कार्य करती है। या इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप उत्तर यही लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेफ्रॉन वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है और प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। सर्वप्रथम अशुद्ध रुधिर रीनल सिरा के माध्यम से ग्लोमेरुलस में प्रवेश करता है। अशुद्ध रुधिर में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, खनिज लवण तथा जल पाया जाता है जो छनकर बोमन कैप्सूल में प्रवेश करता है। अब यह द्रव समीपस्थ कुंडल नलिका से होता हुआ हेमने लूप में प्रवेश करता है। हेमने लूप में इस द्रव का पुनः अवशोषण होता है। यह द्रव कुंडलित नलिका से होता हुआ संग्राहक नलिका में प्रवेश करता है और मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है, जिससे हम समय समय पर मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल देते हैं। और इस प्रकार मनुष्य में मूत्र या यूरिन बनने की प्रक्रिया संपन्न होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन करें। और पुष्पांगों का वर्णन करना है। यह अगला क्वेश्चन आएगा, पुष्पी पादों में लैंगिक जनन पर निबंध लिखिए। तो आपको यही लिखना है जो कुछ मैं बता रहा हूँ। पुष्प की हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, पेड़ पौधे का जनन अंग पुष्प होता है। पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहले भाग का नाम बाह्यदलपुंज, दूसरे भाग का नाम दलपुंज, तीसरे भाग का नाम पुमंग, चौथे भाग का नाम जायांग। जायांग को स्त्री केसर भी कहते हैं या अंडप कहते हैं। यह और अब हम पहले भाग को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। बाह्यदलपुंज, यह पुष्प का बाहरी भाग होता है। यह सामान्यतः हरे रंग का होता है। यह पुष्प की रक्षा करता है। नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, बाह्यदलपुंज। बाह्यदलपुंज के अंदर का भाग होता है, यह रंगीन होता है। यह कीट पतंगों को आकर्षित करता है। अगला भाग है पुमंग या पुंकेसर। यह पुष्प का नैजर रंग होता है। यह 2 भागों से मिलकर बना होता है। इसके ऊपरी भाग को परागकोश कहते हैं और परागकोश में परागकण पाए जाते हैं तथा निचले भाग को तंतु कहते हैं। तंतु परागकोश को साधने में मदद करता है। नेक्स्ट भाग है जायांग या स्त्री केसर। यह पुष्प का मादा जनन भाग होता है। इसके 3 भाग होते हैं। इसके ऊपरी भाग को वैतकाग तथा निचले भाग को वैतका तथा और निचले भाग को अंडाशय कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्प में निषेचन की प्रक्रिया प्रदर्शित करने हेतु स्त्री केसर की लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, निषेचन के बारे में, जब नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयन होता है तो इसे युग्मनज बनता है। ऐसे संलयन को निषेचन कहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया पुष्प में देखेंगे। परागकोश में परागकण निकलकर वैतिकाग्र पर पहुंचते हैं। वैतिकाग्र से परागकण पराग नली के माध्यम से अंडाशय में प्रवेश करते हैं। अंडाशय बीजांड के प्रथम नर युग्मक के साथ संलयन होकर भ्रूण का निर्माण करता है और जिसे निषेचन कहते हैं। और द्वितीय नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयन होकर भ्रूणकोश का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को द्वितीय निषेचन कहते हैं। और युग्मनज समसूत्री विभाजन द्वारा कई भागों में विभक्त हो जाता है, जिससे एक नया पौधा बन जाता है। और इसमें एक हेडिंग और इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन। तो निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर मुरझाकर नीचे गिर जाते हैं। वैतिकाग्र वैतका भी सूख कर नीचे गिर जाते हैं और अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रकार का डायग्राम आप अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से साफ शुद्ध बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। तो मानव के नए जनन तंत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर भाग को कहते हैं वैषण, दूसरे वाले भाग को कहते हैं वैषण कोश, तीसरे वाले भाग को कहते हैं शुक्रवाहिनी नली, चौथे वाले भाग को कहते हैं मूत्राशय और नेक्स्ट भाग को कहते हैं श्वसन, जिसमें हम वैषण के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मनुष्य के उदर गुहा में एक जोड़ी वैषण पाए जाते हैं जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित करते हैं। नेक्स्ट है वैषण कोश। वैषण के चारों एक आवरण पाया जाता है जिसे वैषण कोश कहते हैं। नेक्स्ट शुक्रवाहिनी नली, यह एक कुंडलित पेशी नली है जो शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाती है। नेक्स्ट
मूत्राशय यह यूरिन को एकत्रित करता है। श्वसन यह यूरिन को बाहर निकालने का मार्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। तो मानव के मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं। पहले अंग का नाम है अंडाशय, दूसरे अंग का नाम है अंडवाहिनी नली, तीसरे अंग का नाम है गर्भाशय, चौथे अंग का नाम है ग्रीवा और अगले अंग का नाम है पांच योनि। चलो हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब अंडाशय मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं जो उदर गुहा में स्थित होते हैं। अगली नेक्स्ट हेडिंग है अंडवाहिनी नली। अंडवाहिनी नली को फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। दोनों अंडाशय से नली के आकार की संरचनाएं बाहर निकलती हैं। यह सामान्यतः 10 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। इनका प्रमुख कार्य परिपक्व अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाना होता है। अंडाणु का निषेचन इसी नली में होता है। नेक्स्ट हेडिंग है गर्भाशय। दोनों अंडवाहिनी मिलकर थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती हैं जिसे गर्भाशय कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है ग्रीवा। गर्भाशय के सक्रिय भाग को ग्रीवा कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है योनि। यह यूरिन को बाहर निकालने का मार्ग होता है। मादा जनन तंत्र से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेंडल के नियमों का वर्णन करें। मेंडल ने 3 नियम दिए हैं। नंबर 1 प्रभावता का नियम, नंबर 2 स्वतंत्र आपव्यूह का नियम, नंबर 3 पृथक्करण का नियम, जिसमें हम पहले नियम को पढ़ने वाले हैं प्रभावता का नियम। इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है तो केवल एक ही लक्षण प्रभाव डालता है जिसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण प्रभाव नहीं डालता है उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसे मेंडल का प्रभावता का नियम कहते हैं। इस प्रकार के संकरण में सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और इस प्रकार का संकरण बनाकर आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र आपव्यूह का नियम। इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है तो पृथक्करण व चयन स्वतंत्र होता है, अर्थात एक वंशानुगत लक्षण दूसरे वंशानुगत लक्षण को प्रभावित नहीं करता है। और इस प्रकार के संकरण से आप इस प्रकार की एक सारणी बनाकर इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर स्वतंत्र आपव्यूह के नियम का जीनोटाइप अनुपात पूछे तो 9:3:3:1 आप बता देंगे, और जीनोटाइप अनुपात पूछे तो 1:2:2:1:4:4:2:12:1 बता देंगे, जिसमें फिनोटाइप अनुपात अति महत्वपूर्ण अनुपात है। और नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, मानव में लिंग निर्धारण विस्तार से समझाइए। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, और 23वां जोड़ी गुणसूत्र असमान होता है जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। यह लिंग गुणसूत्र लिंग निर्धारण में मदद करता है। और नर में 44+XY गुणसूत्र पाए जाते हैं तथा मादा में 44+XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जब X गुणसूत्र Y गुणसूत्र से निषेचित होता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है, और जब X गुणसूत्र X से निषेचित होता है तो फीमेल या पुत्री की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुत्र व पुत्री में 50-50% होने की संभावना होती है। इस प्रकार मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया संपन्न होती है।